हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल धायल ट्राइडियन एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा आज का ये वीडियो एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनकी एग्जाम कभी भी हो सकती है। कभी भी इसलिए क्योंकि जिस डेट पर होनी चाहिए थी उससे बहुत आगे निकल चुका है टाइम, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि कभी भी वो एग्जाम हो सकती है, कभी भी आपके सामने डेट आ सकती है। तो इसीलिए मैंने एयरफोर्स और नेवी के बच्चों से, जो मेरे पास उनके ग्रुप्स थे या फेसबुक पे जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे, उन लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो। तो मैक्सिमम बच्चों का एक ही कमेंट आया, हीट थर्मल, हीट थर्मल, हीट थर्मल। तो मैंने कहा चलो हीट और थर्मल को ही उठा लेते। और वैसे भी फिजिक्स का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। भैया थर्मोडायनेमिक्स से पहले डायनेमिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स के अंदर बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो होती है डायनेमिक्स और एक होती है स्टैटिक्स। डायनेमिक्स के अंतर्गत या डायनेमिक्स के अंडर वो वाली चीजों की पढ़ाई आती है जो चीजें चल रही हैं, जो मोशन में है, वो सब डायनेमिक्स के अंदर आती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। ठीक है। देन स्टैटिक्स, जैसे अपन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स के अंदर वो चीजें आती हैं जो कि स्टेशनरी कंडीशन में हो, रुकी हुई कंडीशन में हो, वो सब किसके अंदर आती हैं? स्टैटिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, सिंपल सी बात है। ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया? डायनेमिक्स का मतलब ये हो गया कि जब हीट मोशन में है, जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं, मतलब जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है या एक ही बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो कर रही है, तो उस पूरे को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप कहोगे सर थर्मोस्टैटिक्स भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, थर्मोस्टैटिक्स भी होता है। जब हीट एक ही बॉडी के पास है और बॉडी में किसी तरह का कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं तो वो थर्मोस्टैटिक्स के अंतर्गत आती है। लेकिन थर्मोस्टैटिक्स हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, उसको बाहर ही रहने देते हैं, डायनेमिक्स के साथ खेलते हैं। ठीक है। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? जब हीट मोशन में होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है, तब हम उसको पढ़ते हैं। अब उससे पहले सवाल ये उठता है कि हीट के बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। क्या होती है हीट? जरा इसकी डेफिनेशंस में हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसका मतलब मालूम होना चाहिए। हीट किसी भी बॉडी के पास वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे तभी ट्रांसफर होगी जब दोनों बॉडीज के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है? मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है। एक बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और एक बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। हमने दोनों को आपस में चिपका दिया। ठीक है। तो क्या होगा? क्या क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी। कहां से कहां होगी? 10 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी से 5 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी तक। और कब तक होगी? जब तक दोनों का फाइनल टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर कम होता जाएगा, 5 डिग्री वाला बढ़ता जाएगा। इसमें से हीट निकलेगी और इसमें जाएगी। हीट को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। ठीक है। तो हीट इसमें से निकलेगी और इसके अंदर जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर लास्ट में बराबर नहीं हो जाता। अब आप कहोगे कि सर टेम्परेचर बराबर करने के लिए तो 2.5 दे दो उधर, है ना? तो इसमें से 2.5 कम हो जाएगी, उसमें से 2.5 बढ़ जाएगी और इसमें वो कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 7.5 और 7.5 बचेगा लास्ट में, ज्यादातर जो मेरे डेढ़ होशियार बच्चे हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस वाले में हीट जाएगी और तब तक जाएगी जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होगा। इसका कम होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, तो इसमें से हम 2.5 का सेट कर देते। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना आसान नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, वरना इतने कमेंट नहीं आते। ठीक है। अभी के लिए आप लोग यही समझ लीजिए कि हीट वो एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है। और कब, कहां से कहां फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अब ये किस तरह से फ्लो करती है, कितनी मात्रा में फ्लो करती है, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। ठीक है। क्योंकि मैं इसमें आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं। छोटा सा एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ रखा है कई कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों पे, जो एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में। मान लो 1 ग्राम बर्फ है और 1 ग्राम भाप है।
जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा। अब आपको इसका जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका टेम्परेचर 0 और 100 के बीच में कहीं आना चाहिए था, लेकिन आता 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसीलिए कि हीट किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। इसलिए शुरुआत में इसमें दिमाग ना लगाए, शुरुआत में अपने दिमाग में एक ही बात बैठा लो कि हीट क्या होती है। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है, और कब तक फ्लो करती है, जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। देन हीट अगर एनर्जी है तो इसकी कुछ यूनिट भी होगी। तो डेफिनेटली आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा। मैं यहां पे हीट की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एयरफोर्स नेवी के पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऊष्मा की परिभाषा क्या है या हीट की डेफिनेशन क्या है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। बेसिक इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो यूनिट, पहली यूनिट तो आती है हीट की जूल, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, जे से, और ये होती कौन सी यूनिट में, एसआई। अब पहला सवाल कई बच्चों के दिमाग में उठता हुआ कि सर ये एसआई सीजीएस, ये कई बार सुना है, इनका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको मैं बेसिक सी बात बताता हूं कि एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है या जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो एसआई यूनिट के लिए बेटा जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एमकेएस। एमकेएस का मतलब क्या है, मीटर केजी सेकंड। जब किसी भी यूनिट को लिखते समय लंबाई को, लेंथ को मीटर में नापा जाता है, ठीक है, मास को केजी में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में नापा जाता है, तो वो यूनिट कहलाती है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ही हो गई आपके पास जूल यूनिट, एनर्जी की होती है डेफिनेटली, और हीट एनर्जी ही है। ठीक है। अब दूसरी आती है आपके पास जो यूनिट कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो होती है सीजीएस। इस सीजीएस का मतलब क्या है बेटा, सी का मतलब सेंटीमीटर। जब किसी चीज की लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है, किसी चीज का मास ग्राम में नापा जाता है, और किसी चीज समय किस में नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है, तो वो सीजीएस यूनिट कहलाती है। ठीक है। तो अगर मैं हीट की सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग। और जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग्स के। ठीक है। तो ये रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके एयरफोर्स और नेवी के पेपर में काफी बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के, तो उनमें से ये जूल अर्ग वाला रिलेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। फिर हीट की प्रैक्टिकल यूनिट पे आते हैं। तुम कहोगे सुसरी तीसरी कौन सी होगी, एसआई तो थी, सीजीएस होगी। ठीक है। एक एफपीएस भी होती है, एफपीएस बहुत कम काम में दी जाती है, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं कहीं पूछी भी गई है क्या, लेकिन एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है हीट की। अब तुम कहोगे सर प्रैक्टिकल यूनिट होती कौन सी है, प्रैक्टिकल यूनिट हीट की वो होती है बेटा जो भी प्रैक्टिकल अपन परफॉर्म करते हैं लैबोरेटरी में वगैरह में, उसके अंदर जो यूनिट काम में ली जाती है वो यूनिट होती है कैलोरी। कौन सी यूनिट होती है, कैलोरी। एक कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, 4.18 जूल। एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है, और कई किताबें इसको 4.2 जूल भी कह देती हैं, क्योंकि अपन ऐसा इसको राउंड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप एक जूल और कैलोरी के रिलेशन की बात करें तो क्या बन सकता है, तो इसको 4.2 को वहां ले जाके डिवाइड कर दो, तो ये लगभग 0.24 कैलोरी आ जाएगा। अगेन तो यहां पे इस यूनिट से 3 में से कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये हीट की यूनिट्स की बात हो गई। ठीक है। हीट की डेफिनेशन अपन देख ही चुके हैं। इस पर्टिकुलर चीज में कोई डाउट हो तो आप पूछना, वैसे इसमें कोई डाउट मुझे उम्मीद नहीं होगा। अगला सेक्शन अपना आ जाता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या कहता है, टेम्परेचर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई बॉडी का टेम्परेचर हाई है, किसी का लो है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहेगी। तो वो तो हमें सारी बातें मालूम है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर तो ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उससे पता चलता है, उसके टेम्परेचर से पता चलता है। ठीक है। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन बनते हैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है डिफाइंड बाय जीरोथ लॉ। मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि टेम्परेचर की डेफिनेशन कौन से लॉ द्वारा दी जाती है, कौन से नियम से टेम्परेचर को परिभाषित किया जाता है। तो टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आप कहोगे साहब ये जीरोथ लॉ तो समझाओ क्या होता है, तो ये जीरोथ लॉ के लिए मुझे ये बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर को कौन से नियम से डिफाइन किया जाता है, जीरोथ लॉ। फिर टेम्परेचर को नापने के लिए जो अलग अलग स्केल होती हैं, आप कहेंगे सर ये स्केल मतलब टेम्परेचर की यूनिट और कुछ भी नहीं।
स्केल मतलब सिंपली टेम्परेचर की यूनिट। हम टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर के अंदर मतलब आपके जो स्केल बनी हुई होती है, डिग्री सेल्सियस में भी होती है, केल्विन में भी होती है, तो अलग अलग। तो टेम्परेचर की जो मूल मेन स्केल्स हैं वो क्या है, टेम्परेचर की जो मेन स्केल्स हैं वो क्या है, सेल्सियस, र्यूमर, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रैंकाइन। जिसमें से सेल्सियस और केल्विन को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ये बाकी के थोड़े से अलग है। फ़ारेनहाइट भी सुना होगा, लेकिन र्यूमर और रैंकाइन दोनों अलग है। तो हम इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरी स्केल में बदला किस फॉर्मूले से जाता है। सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से कि टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरी स्केल में किस फॉर्मूले से बदला जाता है। तो स्केल कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है, स्केल को बदलने का जो फॉर्मूला है वो ये है, जिस भी स्केल में आपको टेम्परेचर दे रखा है या निकालना आपको, जैसे यहां पे डिग्री सेल्सियस, यहां पे तो आएगी स्केल, ठीक है, यहां पे आएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमाव बिंदु। जैसे पानी के लिए जमाव बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यार क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब अपन आ जाते हैं कि ये सब किसके होंगे। ये एफ क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप कहोगे सर ये तो फिक्स होते हैं, लेकिन अलग अलग स्केल में तो अलग अलग होते हैं। इस बात को आप ऐसे समझेंगे, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, टेबल मतलब ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, इस फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस में अगर आप नापते हैं तो टेम्परेचर का पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो है 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि सबको पता है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, लेकिन हम किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 212 है, और फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस है। जब आप उसको र्यूमर में नापते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल, 80 डिग्री र्यूमर पे बॉइल हो जाता है, और 0 डिग्री र्यूमर पे जम जाता है, ठीक है। रैंकाइन में जब नापते हैं तो 672 डिग्री पर जाकर बॉइल होता है, और 492 डिग्री पर जाकर जम जाता है। केल्विन में जब नापते हैं तो 273.15, जिसको कई बार हम लोग 273 लेते हैं, ठीक है। तो ये 273.15 और 373.15 इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आप कहोगे सर इसको यूज कैसे करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमें काम में कैसे लेना है। मान लो मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दे दी, और मैंने आपसे पूछ ली फ़ारेनहाइट में कितनी होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने डिग्री सेल्सियस में आपको कोई वैल्यू दे दी, और मैंने आपसे पूछ ली कि फ़ारेनहाइट में कितनी होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में जो मैंने वैल्यू दी है वो रख दो, और ये वाला, ये जो फॉर्मूला ना, ये काम में ले लो। भाई डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है, 5 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो यहां 5 रख दो, और इस पूरे को सॉल्व करके डिग्री एफ की जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछ लेता कि डिग्री सेल्सियस से रैंकाइन में बदलना, 5 डिग्री सेल्सियस में कितने रैंकाइन होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले जो है ना, ये दोनों काम में ले लेते। डिग्री सेल्सियस की मैं रैंकाइन की देता हूं, रैंकाइन की वैल्यू रख देते, सॉरी र्यूमर की, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एक स्केल से दूसरी स्केल में बदला जा सकता है। तो ये पूरा फंड समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस फॉर्मूले को हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, इसको भी माइनस कर सकते हैं, इसको तो हम छोटा भी कर सकते हैं। तो आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक तो ये फॉर्मूला, आप कहोगे सर ये वाला क्यों करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रैंकाइन स्केल के अंदर टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो सीधा आंसर कितना आएगा, 672 रैंकाइन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें याद रह जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक फॉर्मूला याद रखो, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि नहीं सर हमें तो दूसरा भी बता दो जो इसका छोटा वाला फॉर्मूला है, तो मैं वो भी बता देता हूं। वो फॉर्मूला होगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेम्परेचर स्केल का पूरा फंडा हो गया। अब टेम्परेचर स्केल का पूरा फंडा होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर स्केल का पूरा फंडा होने के बाद में मैं आपको समझाता हूं कि आपका 0th लॉ क्या होता है। टेम्परेचर स्केल में किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। या एक काम करते हैं, मैं इस टेम्परेचर स्केल को और क्लियर करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा लेता हूं, जो कि बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। हम वही क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन था जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके अंदर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम रीडिंग आती है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके अंदर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम रीडिंग आती है।
तो ये आपके पास डिग्री सेल्सियस हो गया, ये डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तो मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूं, आप में से काफी लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर रट के रख लेना, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हाँ, मान लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या होगा, हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेना है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही सेम वैल्यू देगा, तो दोनों में मान लेते हैं उसने कितनी वैल्यू दी, x, यानी x डिग्री सेल्सियस बराबर x फ़ारेनहाइट। तो अब इस x का मान कितना आएगा, यहां से निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, ये x माइनस 32 है, ये उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू, या 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5 गुणा 32। ठीक है, इस 5 गुणा 32 को यहां ले आओ और 5x माइनस 9x को यहां रख लो। ठीक है, तो यहां तो आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, 4 से अपन 32 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 पंजे 40 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी मैं x कह सकता हूं माइनस 40। तो इसका मतलब अगर आप माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो आपके पास आंसर भी माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि कौन से पैमाने, मतलब कौन सी वैल्यू के लिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम रीडिंग आती है। तो ये आपको समझ में आ गया स्केल कैसे काम में लेनी है। एक क्वेश्चन और करवाऊं स्केल के ऊपर, तो देखो क्वेश्चन ये है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रेशियो ऑफ रीडिंग्स इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, स्केल इज 1:3, द टेम्परेचर इज, हिंदी में रीड कर देते हैं, इसको हिंदी में पढ़ देते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट स्केल पर दो टेम्परेचर्स का रेशियो 1:3 है, तो वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में सारे ऑप्शन दे रखे हैं कितना होगा। तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस में तो x और फ़ारेनहाइट में कितना है 3x, तो डिग्री सेल्सियस में कितना x, तो अपने फॉर्मूले में रख दे x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 100 था। ठीक है, आप कहोगे सर वो 9 वाला फॉर्मूला, 9 वाला काम में ले लो चाहे वो काम में ले लो, एक ही बात है। फ़ारेनहाइट माइनस 32 था, तो फ़ारेनहाइट आपका कितना है बेटा 3x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, तो ये 212 माइनस 32 से आपके पास कितना आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा आपके पास 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 18 को वहां ले जाओ तो बेटा 18x इज इक्वल्स टू 30x माइनस 320, तो ये आ जाएगा आपके पास 12x। ठीक है, 12 से इसको उड़ा देते हैं तो 4 तिया 12। ठीक है, और 4 यहाँ आ जाएगा 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव 80/3। तो 80/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 एंड 26.66 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि x जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 26.66 पॉजिटिव, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कि थर्मोमीटर यानी ताप, ये जो आपके ताप मापी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है बेटा, क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास थर्मोमीटर के अंदर होता क्या है, एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर या तो लिक्विड भरा हो सकता है या गैस भरी हो सकती है। जब हम इसको किसी गर्म चीज से टच करते हैं तो क्या होता है, वो गैस फैलेगी या वो लिक्विड फैलेगा, तो वो कितना फैलेगा उसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो थर्मोमीटर में मतलब कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर इस ट्यूब के अंदर क्या भरा जाता है, लिक्विड भरा जाता है। ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर में दो तरह के लिक्विड काम में लिए जाते हैं, या तो मरकरी काम में लिया जाता है या फिर एल्कोहल, जिसमें सबसे ज्यादा मरकरी थर्मोमीटर काम में लिया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा थर्मोमीटर काम में जाता है, मरकरी, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़े से टेम्परेचर पे ये पाइप के अंदर, उस नली के अंदर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसकी रेंज है। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। फॉर्मूले के अंदर थीटा मतलब क्या है, टेम्परेचर, एल थीटा, एल का मतलब क्या है, एल मतलब कि जो आपकी ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड कितनी लंबाई तक चढ़ गया। जब आपने इसको किसी गर्म बॉडी से टच किया तो इसके नीचे जो बल्ब में लिक्विड भरा, इसके नीचे ट्यूब होती है, ट्यूब के नीचे एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। जैसे ही आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड फैलेगा और ऊपर चढ़ेगा ट्यूब में, तो कितना ऊपर चढ़ गया, थीटा टेम्परेचर पे लिक्विड की जो लेंथ है वो एल थीटा, तो क्या है मैं यहां लिख देता हूं, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम
मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं साथ साथ में कि द्रव के स्तंभ की लंबाई थीटा डिग्री सेल्सियस पे, किस पे? थीटा डिग्री सेल्सियस पे। और ये L0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर यहां L0 लगा दो तो थीटा की जगह 0 आ जाएगा, इतना ही चेंज है। L100 क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब आपने मान लीजिए कि इस थर्मोमीटर में आपने थीटा डिग्री तक इसको गर्म किया। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। हमने इसको गर्म किया तो इसकी मान लें हम 10 लेके चल रहे हैं थीटा को, तो 10 डिग्री सेल्सियस में ट्यूब के अंदर लिक्विड की जो लंबाई है वो तो आ जाएगी L थीटा की जगह, ठीक है। L0 मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब ट्यूब के अंदर लंबाई कितनी होती है? वो L0 की जगह आ जाएगी। L100 की जगह क्या आ जाएगा? L100 की जगह आ जाएगा कि जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तब इस ट्यूब के अंदर लिक्विड के कॉलम की लंबाई कितनी होती है? वो L100 में आ जाएगा। अगेन L0 वही चीज होगी और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो हमने इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? पहला सवाल। 100 से इसको मल्टीप्लाई करने का कारण यह था कि जो आपकी ये ट्यूब होती है इसके अंदर 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 100, ठीक है। तो हम एक डिवीजन के लिए उसको नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल, तो इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आप लोगों के कॉम्पिटिशंस के अंदर नहीं आता है। एयरफोर्स और नेवी एनडीए लेवल पे इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन ये फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L थीटा माइनस L100 अपॉन L100 माइनस L0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यही का यही फॉर्मूला एल्कोहल थर्मोमीटर पे लग जाएगा। उसमें लंबाई किसकी नापी जाएगी? एल्कोहल कितना ऊपर चढ़ रहा है वो लंबाई नापी जाएगी। रेंज कितनी होती है? जो आपका मरकरी थर्मोमीटर होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है, ठीक है। काफी अच्छी खासी रेंज है इसकी। एल्कोहल थर्मोमीटर के लिए -200 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक आप नाप सकते हैं। लेकिन एल्कोहल के अंदर जनरली जो लिक्विड काम में लिया जाता है वो इथाइल एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल होता है? इथाइल एल्कोहल, ठीक है। लेकिन और भी कई एल्कोहल काम में लिए जा सकते हैं। तो ये रेंज हर एक एल्कोहल के लिए अलग अलग होगी। हमें एक मोटे मोटे तौर पर याद रखना है कि -200 से 78 डिग्री सेल्सियस तक आप इस एल्कोहल ट्यूब से नाप सकते हैं। तो ये तो आपके लिक्विड थर्मोमीटर हो गए। लिक्विड थर्मोमीटर आपके दो ही तरीके के होते हैं, मरकरी और एल्कोहल, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। एल्कोहल के लिए भी और ये उसकी रेंज हो गई, ठीक है। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं अगर आप लिख रहे हैं इनको, और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो, इसको लिखा करो, वीडियो पॉज करके बीच बीच में लिख लिया करो। तो ये लिक्विड थर्मोमीटर क्लियर हो गया। लिक्विड थर्मोमीटर में दो तरीके के थर्मोमीटर होते हैं। फिर दूसरा आ जाता है आपके पास गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर के लिए देखते हैं क्या होगा। गैस थर्मोमीटर में आपकी ट्यूब के अंदर गैस भरी जाती है। ये गैस तीन तरीके की हो सकती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। बेसिकली ये तीन ही गैसेस काम में ली जाती है। अब बेटा क्या होता है कि गैस थर्मोमीटर दो तरीके का होता है। गैस थर्मोमीटर के अंदर हम जानते हैं कि एक आपने ऐसा कोई नियम पढ़ा होगा, जो मैं आगे इसको और डिटेल में लूंगा जैसे जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है ये। तो आपके पास जो गैस थर्मोमीटर है उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, PV = μRT, जहां P क्या होता है? प्रेशर, V क्या होती है? वॉल्यूम, म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट, या गैस नहीं है गैस कांस्टेंट, और T होता है आपके पास टेम्परेचर, ठीक है। तो अब अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मैं किसी लिक्विड को किसी ट्यूब में गर्म कर रहा हूं, मैं किसी लिक्विड को किसी ट्यूब के अंदर गर्म कर रहा हूं, तो मैं उसको दो तरीके से गर्म कर सकता हूं। एक, उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, उसके आयतन को नियत रख के, और दूसरा उसके प्रेशर को कांस्टेंट रख के। कैसे? जैसे मान लो आप एक बंद बर्तन के अंदर किसी चीज को गर्म कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपने गैस भरी हुई है और बर्तन को पूरा टाइटली बंद कर रखा है, ठीक है। और जब आप उसको गर्म करोगे तो गैस उस बर्तन से बाहर नहीं निकल सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गैस की जो वॉल्यूम है उसको आपने कांस्टेंट कर दिया। लेकिन क्या होगा? उसे होगा क्या कि वो गैस क्या करेगी? उस बर्तन की दीवारों पे प्रेशर लगाएगी, दबाव बनाएगी, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। मतलब यदि आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं? किसी भी खुले बर्तन के अंदर अगर अपन गैस को गर्म करेंगे तो आप गैस को गर्म करोगे, वो फ्रीली, बिल्कुल मुक्त अवस्था में बिल्कुल फ्रीली फैलेगी, तो उसको कोई रोक तो रहा ही नहीं है भाई। पहले तो उसको बर्तन फैलने से रोक रहा था इसलिए उसने प्रेशर लगाया, अब उसको कोई रोक ही नहीं रहा तो वो प्रेशर क्यों लगाएगी, ठीक है। तो आप प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर देते हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं।
तो बेटा गैस थर्मोमीटर जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक में तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और एक थर्मोमीटर के अंदर किसको कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम को। ठीक है, इसके अंदर ये तीन गैस काम में ली जाती है। यदि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या बढ़ेगा, प्रेशर। तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे टेम्परेचर निकालने के लिए, जहां पी थीटा तो क्या हो गया, थीटा डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रेशर। ठीक है, पी जीरो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रेशर। पी 100 क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रेशर। अगेन पी जीरो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रेशर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये डिवीजन 100 के बराबर है। ठीक है, अगर आप गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं तो वी थीटा तो क्या हो गया, थीटा डिग्री सेल्सियस पर गैस की वॉल्यूम, और वी जीरो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस की वॉल्यूम। वी 100 क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस की वॉल्यूम, और वी जीरो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस की वॉल्यूम। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिवीजन 100 है। तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगेन इस फॉर्मूले को काम में लेके आपको न्यूमेरिकल नहीं करना, आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, फिर बात आ जाती है रेंज की। हाइड्रोजन वाला जो है थर्मोमीटर, उसकी रेंज होती है -200 से 500 डिग्री सेल्सियस, चाहे कोई सा भी तरीका काम में ले लो इसमें से। ठीक है, नाइट्रोजन का जो रेंज होती है वो होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हीलियम वाले के लिए -268 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट यहां तक? जो हम इसके बाद ये हो गया बेसिक दो तरीके के हो गए, लिक्विड और गैस टाइप के। इसके बाद आगे और भी अपन देखते हैं थर्मोमीटर्स कितने तरीके के होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थर्मोमीटर्स आपके पास आते हैं उनको देखते हैं। फिर एक आता है आपके पास प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मोमीटर या तापमापी। ठीक है, हम बेटा एक चीज हमने वो 12वीं क्लास के अंदर अपन ने जो अपना दूसरा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी तार को यदि अपन गर्म करते हैं, किसी भी तार का अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और उसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। इस फॉर्मूले के अंदर आर थीटा तो क्या है, थीटा डिग्री सेल्सियस पर तार का रेजिस्टेंस। आर जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का रेजिस्टेंस, या इनिशियल टेम्परेचर भी बोल देते हैं इसको, प्रारंभिक तापमान भी बोल देते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा को अपन बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिरोध का तापीय गुणांक। और डेल्टा थीटा ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये तो हो गया थीटा डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, आर जीरो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और डेल्टा थीटा हो गया आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस। हिंदी में भी मैंने इनके नाम बता दिए आपको। अब बात आती है कि इसके लिए फॉर्मूला काम में क्या। प्लेटिनम रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक प्लेटिनम का तार होता है। अब आप कहोगे सर प्लेटिनम का ही क्यों लिया। प्लेटिनम रेजिस्टेंस में प्लेटिनम का तार इसलिए काम में लेते हैं कि प्लेटिनम का जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है काफी आसानी से। ठीक है, तो हम प्लेटिनम का तार काम में लेते हैं। भाई जैसे मान लो मैंने लोहे का तार काम में लिया। अब लोहे के तार की अगर मैं बात करूं तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो रेजिस्टेंस है 12 डिग्री सेल्सियस पर भी वही रहेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा, इस 10 से 12 को अपन नापेंगे कैसे। लेकिन प्लेटिनम ऐसा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही रेजिस्टेंस बदल जाता है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए प्लेटिनम का तार काम में लिया जाता है। तो प्लेटिनम के तार को काम में लेते हैं अगर, तो उससे अपन उसका रेजिस्टेंस बदलता क्या होता है कि इसमें आप थर्मोमीटर आपका डिजिटल होता है, मतलब ये आपके इसके बैटरी लगी हुई होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस प्लेटिनम के तार का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। वो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इस तार में से बहने वाली करंट की वैल्यू बदल जाएगी। उस करंट की वैल्यू में कितना बदलाव आया उसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको काम करने इस थर्मोमीटर के अंदर जो फॉर्मूला काम में लिया जाता है वो फॉर्मूला क्या है, आर थीटा माइनस आर जीरो अपॉन आर 100 माइनस आर जीरो। जहां पे आर थीटा क्या है, थीटा डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, आर जीरो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, आर 100 क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और आर जीरो अगेन 0 डिग्री सेल्सियस पर इंटू 100 क्योंकि डिवीजन 100 है। इसकी जो रेंज होती है प्लेटिनम रेजिस्टेंस की वो -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस होती है। यहां तक मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगी। दूसरा आपके पास आता है थर्मोकपल थर्मोमीटर। अब ये थर्मोकपल थर्मोमीटर क्या होता है इसको अपन समझते हैं। देखिए थर्मोकपल थर्मोमीटर के अंदर ये चीजें, इसके अंदर एक सी बैक इफेक्ट काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस इफेक्ट पर, कौन से इफेक्ट पर काम करता है। तो ये सी बैक इफेक्ट, हिंदी में भी इसको सी बैक इफेक्ट बोलते हैं, या थर्मल ईएमएफ या ऊष्मीय ईएमएफ बोलते हैं। अब ये होता क्या है मैं इसको एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो अपने पास एक लोहे का तार है, आयरन का तार है,
और उसके नीचे एक तार है कॉपर का मान लेते हैं, ठीक है, एक तो लोहे का तार है और एक कॉपर का तार है। इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1 और इस पॉइंट का टेम्परेचर है T2, ठीक है। अगर मैं इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, वोल्ट मीटर, तो जैसे जैसे इन दोनों पॉइंट्स का, ये देखो यहां पे लोहे और कॉपर का तार एक साथ मिल रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स पे, तो इसको अपन बोलते हैं कपल, या हिंदी में बोलेंगे युग्म, इसीलिए इसका नाम थर्मोकपल पड़ा है, ठीक है। इन दोनों कपल्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर के डिफरेंस को, मान लो इस टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया और इस टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बदलेगा, तापांतर है वो बदलेगा, तो साथ साथ में वोल्ट मीटर में हम देखेंगे कि वोल्टेज भी बदल रही है, और वोल्टेज या ईएमएफ किस फॉर्मूले के हिसाब से बदल रही है, इसमें जिसमें ए और बी दो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, एंड टी आपका टेम्परेचर है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वोल्टेज बदल रही है। तो अगर हम इस वोल्टेज को नाप लें तो उस फॉर्मूले की मदद से, अगर ए और बी की वैल्यू अपने पास है तो उस फॉर्मूले की मदद से हम ये नाप सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। और अगर एक पॉइंट के टेम्परेचर को, एक कपल के टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया तो दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट है ये सीबेक इफेक्ट कहलाता है। कौन सा इफेक्ट कहलाता है, सीबेक इफेक्ट, हिंदी में आप इसको सीबेक प्रभाव कहते हैं, कोई अलग नाम नहीं है इसका। और ये जो ईएमएफ बन रही है, ये जो वोल्ट मीटर से जो आप ईएमएफ नाप रहे हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मल ईएमएफ, ठीक है, ऊष्मीय ईएमएफ इसको बोलते हैं। तो इस ऊष्मीय ईएमएफ की मदद से हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये थर्मोमीटर बहुत कम काम में लिया जाता है क्योंकि इसमें इतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते, इसके अंदर एरर बहुत ज्यादा आते हैं, फिर भी इसकी रेंज अच्छी खासी होती है। -200 डिग्री सेल्सियस से आप 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। तो ये हो गए आपके पास कुछ थर्मोमीटर। फिर इसके बाद कुछ अजीबोगरीब तरीके के थर्मोमीटर, अजीबोगरीब मतलब जैसे पायरोमीटर वगैरह, उनको मैं और डिटेल में समझाता हूं, उनके लिए मैं इस टेबल में नहीं चलूंगा, उसको अपन अलग से लेके चलते हैं। तो इसके बाद वाले जो थर्मोमीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो जो हमारे पास बाकी के थर्मोमीटर्स हैं उनमें से अगर हम सूरज के तापमान को, सूरज के टेम्परेचर को नापने के लिए जो काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन नेवी के अंदर बहुत बार आ चुका है कि सूरज का तापमान किससे नापा जाता है। सूरज का तापमान पायरोमीटर नापेंगे, थर्मोमीटर से नापा जाता है। किससे, पायरोमीटर। अब ये पायरोमीटर किस पे नियम, पायरोमीटर पहली बात मैं आपको बता दूं, पायरोमीटर क्या नापता है, सूरज से जो रेडिएशन, जो विकिरण आ रहे हैं, है ना, उनकी एनर्जी को नापता है। तो ये स्टीफन का लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी कह लो, या ये जब स्टीफन के लॉ, और इनको हम लोग अलग से एक जो इसके आगे वाले चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में लेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि पायरोमीटर किस पे बेस्ड है, स्टीफन के लॉ पे। स्टीफन का लॉ क्या कहता है कि सूरज से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, सूरज से जो विकिरण आ रहे हैं, उनकी एनर्जी या उनकी इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सूरज के टेम्परेचर की पावर 4 के। जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा, जिस सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नियम की मदद से हम लोग क्या नाप सकते हैं, पायरोमीटर के काम में लेके सूरज का टेम्परेचर नापते हैं। और ये जो नियम है या ये पायरोमीटर है, ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को ही नाप सकता है, उससे नीचे के टेम्परेचर को नहीं नाप सकता, ठीक है। तो पायरोमीटर किसके लिए काम में लिया था, सूरज के टेम्परेचर को नापने के लिए, ठीक। और ये किस पे काम करता है, स्टीफन के लॉ पे। तो ये स्टीफन के नियम पे काम करता है। ऐसे कुछ ये छोटे कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर अब बात आती है कि सूरज का टेम्परेचर तो हमने ऐसे नाप लिया, लेकिन सूरज के अलावा हमारे तारामंडल में जो और तारे हैं, ठीक है, उन स्टार्स का टेम्परेचर किससे नापा जाता है, उन स्टार्स का टेम्परेचर नापने के लिए विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ काम में लिया जाता है। विंड का विस्थापन नियम बोलते हैं इसको हिंदी में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी तारे से जो लाइट आ रही है, उस लाइट के अंदर अलग अलग तरंग दैर्घ्य होंगे, अलग अलग वेवलेंथ्स होंगी। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ, आपको जो अलग अलग वेवलेंथ मिल रही है उसके अंदर जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी किसी भी तारे से आने वाली लाइट की, वो मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या हम कह सकते हैं B/T के बराबर होगी, जहां B क्या है, विंड कांस्टेंट। आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रही होगी सर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, B की वैल्यू क्या होती है। तो जैसा मैंने बताया, जब मैं इन नियमों को आगे जाके और डिटेल में लेने वाला हूं अगले इसी सेक्शन में, तब हम इसको और डिटेल में लेंगे। अभी इसमें बस ये थर्मोमीटर के लेवल तक आप इतना ही समझ लीजिए। फिर आता है आपके पास, अगर किसी चीज का टेम्परेचर 1 केल्विन से कम है, 1 केल्विन से कम है, तो उसको नापने के लिए मैग्नेटिक थर्मोमीटर या चुंबकीय तापमापी काम में ली जाती है। और ये किस पर बेस्ड है, ये क्यूरी के नियम पर बेस्ड है, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। क्यूरी का नियम मैग्नेटिज्म में, ये उसके ऊपर नियम है, ठीक है ना।
तो ये कुछ हमारे जितने तरीके के थर्मोमीटर से हो गए। इसके अलावा आपके इस चैप्टर से जैसे कुछ क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि सबसे कम, सबसे न्यूनतम संभव ताप क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर आपके पास कितना होता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर आपके पास होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे किसी चीज का टेम्परेचर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या पता, लेकिन हम लोगों ने आज तक, मतलब हमारी जो साइंस जहां तक डेवलप हुई है वहां 0 केल्विन तक का ही टेम्परेचर नापा गया है आज तक। 0 केल्विन टेम्परेचर सबसे कम पॉसिबल टेम्परेचर, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता। ये मैग्नेटिक भी 0 से 1 के बीच का टेम्परेचर ही नापता है, ठीक है। 0 केल्विन को आप अगर आप डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, ठीक है, किसी भी चीज का। तो ये मिनिमम पॉसिबल। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि इसकी एब्सोल्यूट स्केल क्या होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष पैमाना, कौन सा होता है टेम्परेचर नापने का। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होती है केल्विन, सबसे जो स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको हम केल्विन बोलते हैं, ठीक है। निरपेक्ष पैमाना कौन सा होता है, केल्विन। तो बेटा ये पूरा सेक्शन में आज मैंने आपके साथ थर्मोमेट्री डिस्कस की थी। थर्मोमेट्री के अंदर हमने सिर्फ थर्मोमीटर्स के बारे में समझा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को समझने का मतलब ये नहीं है खीर पूड़ी अपन ने एक बार में खा लिया। थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल बेसिक से उठाने के लिए मुझे हर चीज को उठाना पड़ेगा। तो आज हमने सिर्फ थर्मोमीटर्स के बारे में समझा है। कल के लेक्चर में मैं आपको थर्मोमीटर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको थर्मोमीटर और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप इस लेक्चर को ढंग से देखेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई ऐसी चीज हो जो सर आपको लगा कि आपने ये चीज नहीं बताई, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने आपको नंबर दिया, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछना है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको एकदम से नहीं आया, किसी बुक में आपके सामने आ गया और सोचोगे सर कमेंट सेक्शन में इतना बड़ा क्वेश्चन कौन टाइप करे, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींचो और व्हाट्सएप कर दो मेरे को, नीचे लिख दो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में तैयार मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे रिव्यू देंगे इस वीडियो का, और मैं आपको कल के वीडियो में इस चैप्टर पे जो आज अपन ने पढ़ा है थर्मोमेट्री, जिसके अंदर अपन ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स का पहला पोर्शन, जिसके अंदर हमने सिर्फ टेम्परेचर और थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा है। तो इसके बारे में कोई भी आपकी दिक्कत या कोई भी चीजें हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, इंतजार करूंगा मैं आप लोगों का। बाय।